हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगिल क्लासेस। डेट आज की 12 दिसंबर 2020। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल पेज पे देखेंगे ज़्यादातर आर्टिकल ये पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल काम का नहीं है। ये अभी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट, जिनकी विज़िट थी वेस्ट बंगाल में, तो उनके कॉन्वॉय पे पत्थरों से मतलब अटैक किया गया है। तो पॉलिटिक्स है वेस्ट बंगाल की, ज़्यादा कुछ काम की नहीं है हमारे। इसमें आप देखोगे ये भी काम का आर्टिकल नहीं है। इस आर्टिकल में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसीज की जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं कश्मीर में, उनका लिंक यहाँ पर राइटर बना रहे हैं श्रीलंका से। ठीक है, यह आर्टिकल पूरा डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से श्रीलंका और इंडिया, जहाँ इंडिया ह्यूमन राइट्स का तो नहीं कह सकते हम, कि तमिल जो वहाँ पर माइनॉरिटी है श्रीलंका में, जाफना वाले रीजन में, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है श्रीलंका का, आप मैप देखोगे इस वाले रीजन में, तमिलनाडु के पास वाला जो रीजन है वहाँ पे, तो उन तमिल्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने, जहाँ राजीव गांधी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि कैसे भी करके जो लिटेज हैं उनको तो क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, रोका जाए और एक हारमोनी इस्टेब्लिश करवाई जाए तमिल्स और सिन्हली जो कम्युनिटी है, मेजोरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका की, उनके बीच में। तो पूरे मैटर को जानेंगे। अच्छा आर्टिकल है, एक अलग एंगल से समझाने की कोशिश की, कंपैरेटिव बेसिस पे। ठीक है, ये वाला आर्टिकल है दैट इज अबाउट सेंटर्स विस्टा। सेंट्रल विस्टा को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखो, सेंटर्स विस्टा। तो पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन पुट किया है, तो वहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स अवेलेबल नहीं थे। दूसरा, बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जो हमने कल बात भी की थी, फ्रंट पेज पे पूरी न्यूज़ थी। न्यूज़ का जो एक सेगमेंट नया स्टार्ट किया उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें पूरी डिटेल बताई गई थी कि किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी है। जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसने हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड की, तो नई पार्लियामेंट जो है वो लोग, हमारे खुद के लोग जिनको हम बोलते हैं वी द पीपल, हमारी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए काम करेगी, वो सारी चीज़ें। बट यहाँ पर जो एडिटर हैं वो बिल्कुल ये चीज़ मैसेज देना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। माना कि अभी ऑपोजिशन पार्टीज़ के पास में इतना कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं है, बहुत कम सीटें हैं उनके पास में, बट उनका जो मेन रोल होता है वो तो उनको अख्तियार करने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा, अगर आप वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन पुट कर रहे हो तो ऑपोजिशन पार्टी के कुछ लीडर्स तो अवेलेबल होने चाहिए थे, एटलीस्ट रिक्वेस्ट तो करनी चाहिए थी। वो बात अलग है कि नहीं की, वो आगे आ जाएगा क्लियर होकर के। खैर फिलहाल ये आर्टिकल अपने काम का ज़्यादा है नहीं, बात वही आ रही है, डेमोक्रेसी का नाम लेके और बहुत सारे काम किए भी जा रहे हैं, और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क अभी लगता चला जा रहा है। अगर हमारे पॉलिटिक्स का देखें तो पॉलिटिक्स देखो इतना ज़्यादा हमारे काम की होती नहीं है, और गवर्नमेंट को जिन वर्ड्स का यूज़ करके इसमें आर्टिकल में क्रिटिसाइज़ किया गया है वो हमारे आंसर राइटिंग में भी इतना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है नहीं। बट एक बार जो एक क्रक्स चाहिए था वो मैंने आपको अवेलेबल कराया। ठीक है, तो इस पेज से केवल एक ये आर्टिकल देखेंगे, लंका लेसन्स इन कश्मीर। ठीक है, दूसरे पेज पे देखें अगर आइडिया पेज पे, तो ये रिच फार्मर्स का सोशलिज्म, जो फार्मर्स जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेशन जो चल रहा है, इसमें ये बोल रहे हैं केवल पंजाब और हरियाणा के अलावा थ्रू आउट कंट्री कहीं पर भी नहीं देखा जा रहा है एजिटेशन। जबकि यहाँ पर आप देखोगे अ बिटर हार्वेस्ट, इसके जस्ट ऑपोजिट बोल रहे हैं। इसमें राइटर हैं सलमान खुर्शीद, ठीक है, एक राइटर दो में से एक। तो ये बोल रहे हैं कि एमएसपी का आप रिकॉग्निशन दे नहीं रहे हो, कॉरपोरेटाइजेशन को आप प्रमोट कर रहे हो, तो कॉरपोरेट और एक तरफ होंगे जो स्मॉल फार्मर्स दूसरी तरफ होंगे, तो उनको तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक सिक्योरिटी, एक एनवलप देने की ज़रूरत है। तो वही बात कि एमएसपी को आप इन पे भी अप्लाई करो, जो आप ट्रेडर्स की बात कर रहे हो, जिन ट्रेडर्स के साथ में ट्रेड करने की, जैसे आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो नेगोशिएशन, जो बातचीत चल रही है ना फार्मर्स की, उसमें ये चीज़ क्लियर भी हुई है, गवर्नमेंट ने रिटर्न में लिख के दिया है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, जिसमें एक एमएसपी की एश्योरेंस भी देने की बात, एक अगर कॉरपोरेट्स के साथ में फार्मर्स का कोई एग्रीमेंट होता है, उसको उस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराने तक के लिए भी एग्री हो गई है गवर्नमेंट। ठीक है, बट वही चीज़ है कि जब तक फाइनलाइज नहीं होता वो हमारे काम की चीज़ बन नहीं पाती। बट एक सजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे कोर्स को हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरा, ये फर्स्ट आर्टिकल है ऊपर वाला, ये बार बार एक ही चीज़ इसमें सुरजीत
भल्ला जी है, सुरजीत एस भल्ला, जो कि IMF में रिप्रेजेंट करते हैं साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट को, जिसमें श्रीलंका, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ हैं इनको। तो बेसिकली इनके खुद के पर्सनल व्यूज़ हैं, बट चीज़ें वही आ रही हैं। इसमें गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं इनको डिफेंड किया जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी जो हैं उनमें जो मेन लीडिंग अपोजिशन पार्टी है दैट इज़ कांग्रेस। कांग्रेस के खुद के मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज़ थी कि वो रिफॉर्म्स लेकर के भी आएंगे। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक अच्छी बात निकल के आ रही है, 2008 में फार्मर्स ने एजिटेट भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था कि भाई रिफॉर्म्स लेकर के आओ, जिससे कि हम प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनसे सीधा डील कर सके, क्योंकि APMCs की मोनोपोली से फार्मर्स को देखो प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ता है। दूसरा इसमें ये बताया कि 1991 से जब से हमने LPG पॉलिसी अडॉप्ट की है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को तो देखो बेनिफिट पहुंचा है, बट हमारे यहाँ, और उसका बेनिफिट का फ़ायदा क्या हुआ, हमारी GDP ने ग्रोथ रजिस्टर की है एवरेज 6% से, जो कि 1991 से पहले, या हम प्री LPG पॉलिसी बात करें, मतलब पहले की बात करें 1991 से, तब हमारी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हुआ करती थी 3%। तो आप देख सकते हो डबल ग्रोथ रजिस्टर की गई है। और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एक आप कह सकते हो पार्टिसिपेशन हमारी GDP में लगातार डिक्लाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं इंक्रीज करना है। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर हमारे फार्मर्स को कॉम्पिटिटिव बनाना है तो ये रिफॉर्म्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑब्जेक्शन कहाँ से आ रहा है, केवल कुछ फार्मर्स, 2 लाख फार्मर्स, कितने में से, लगभग आप देखोगे 100 मिलियन में से, 100 मिलियन फार्मर्स में से केवल 2 लाख फार्मर्स का ही ऑब्जेक्शन आ रहा है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। तो आप देखोगे इतने कम फार्मर्स का प्रोटेस्ट आ रहा है, बाकी को फायदा कहीं ना कहीं दिख रहा है, या फिर APMC मंडीज का वहां पर इतना कुछ असर नहीं है। तो बात वहीं आ जाती है, बोले ये जो सोशलिज्म की जो बात की जा रही है, MSP की, या फिर जो कोई भी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, वो केवल और केवल रिच फार्मर्स के द्वारा किया जाता है। इवन राइटर एक चीज़ बड़ी वो निकाल रहे हैं, शायद आपको पता भी हो, कि एजिटेट करने वाले जो फार्मर्स है ना, वो गरीब परिवारों से उठा करके लेकर के आ गए, इकट्ठा तो कर लिया उन्होंने भीड़ तो, और अब वो फार्मर्स खा क्या रहे हैं वहाँ पर एजिटेट करते टाइम पर, मतलब महंगे ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं इस तरीके की। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन लेकर के भी आती है। देखो अल्टीमेटली पॉइंट यही आता है, नेगोशिएशंस होने चाहिए, कुछ कमियां हैं, कुछ इनके ग्रीवांसेज हैं, वो एड्रेस होने चाहिए, और फिर उसके बाद में उन चीज़ों को अमेंड करके और ये मैटर पूरा ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली है ना, लॉस तो एक कॉमन मैन का हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल्स यही थे, आप एक बार देखना चाहो देख लो। बाकी फार्मिंग के रिलेटेड ये जो लॉज हैं इनसे रिलेटेड बहुत आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है। ये वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, 5 ईयर आफ्टर पेरिस क्लाइमेट चेंज के 2015 के बाद में आज 2020 है, तो लगभग 5 साल कंप्लीट हो गए। तो इन 5 सालों में क्या टारगेट है, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, और क्या फेयरनेस है, ये चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 आर्टिकल आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल ले रहे हैं, लंका लेसन्स इन कश्मीर। देखो ये आर्टिकल लिखा हुआ है निरुपमा सुब्रमण्यन के द्वारा। अभी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस जो चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसको हम कहीं ना कहीं सेम एक्सरसाइज को देख सकते हैं श्रीलंका में 4 दशक पहले 1980s के टाइम पे। कंट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप जो कहीं ना कहीं तमिल डिमांड्स को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से दिमाग लगा रही थी, और जो डिमांड क्या थी तमिल्स की, भाई हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दो रीजनल, मतलब जिस रीजन में तमिल्स कन्फाइंड हैं श्रीलंका में, वहाँ पर डिमांड थी कि हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दो। और फिर इसके लिए आप देखोगे इसी तरीके से कश्मीर में भी ये डिमांड आती रहती है। तो उस चीज़ को किस चीज़ से फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के बेसिस पे, और उसी के लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं। तो आप देखोगे इसी तरीके से दिल्ली और श्रीलंका में एक तरीके का एक हारमोनियस वे में, या फिर कह सकते हैं सेम लाइन पे जाते हुए दिखाई देते हैं, कि जिस तरीके से तमिल क्वेश्चन को श्रीलंका ने अपने हिसाब से सेटल किया था, क्योंकि डिमांड क्या थी वहाँ पर, डेवोल्यूशन का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, या फिर पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट या जो मेन गवर्नमेंट है श्रीलंका की वो थोड़ा सा डिवॉल्व करके किसको प्रोवाइड करे, वहाँ की ऑटोनॉमस रीजनल गवर्नमेंट को। अगर हम देखें तो कोलंबो मतलब श्रीलंका की कैपिटल, तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है
वो इम्प्लीमेंट करती, अगर करना चाहे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना चाहे, वहाँ पर स्टेट सेंटर लाइन की अगर बात करें तो वहाँ पर, तो उन्होंने 1987 में अमेंडमेंट भी किया था। अमेंडमेंट लाए भी वो, जिसको 13th अमेंडमेंट बोला जाता है। और उस 13th अमेंडमेंट को अब देखोगे तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा है। और सेम चीज़ आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर को अभी क्या किया जा रहा है, ये का ये रेप्लिका देखा जा रहा है कि जो चीज़ें प्रोविजंस एक्सपायर की गई थी, क्योंकि हमारे भी आर्टिकल 370 हुआ करता था, तो आर्टिकल 370 के बाद में फिर वहाँ पर वो आज स्टेट को बाइफर्केट करके 2 यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है, और ऑटोनॉमी जो थी उसको एक बार होल्ड पे रखा हुआ है, जो पहले अवेलेबल थी उसको भी। ठीक है, इसी तरीके से देखें श्रीलंका में भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एज अ सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया कि भाई कैसे भी करके तमिल पॉलिटी को थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए। बट आप देख सकते हो कि डीडीसी के जो इलेक्शन हुए थे ना, उसके पहले ही रेडिकलाइजेशन तमिल जो माइनॉरिटी है उनकी पॉलिटी का हो चुका था, जिसमें लिट्टे का नाम आप बहुत बार सुन चुके हो, और लिट्टे ऑलमोस्ट 2009 में आकर के फिर बाद में टैकल हो पाया था। और राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था उसमें लिट्टे जो थे, तमिल एलम, जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इन्हीं का हाथ था, जिसमें एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी डेथ हुई थी। इसमें 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज निकल के आती है तमिल्स की बातों को रखने के लिए। एक तो देखो ये होती है यूनाइटेड नेशन पार्टी और यूनाइटेड नेशनल पार्टी, एक श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी। ये हमारे इतने काम की नहीं है, बट थोड़ा सा कोर्स हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या पूरा सिस्टम चलता रहा था। 1975 में तमिल पॉलिटिकल लैंग्वेज आ चुकी थी कि हमें केवल सेपरेशन चाहिए, सेपरेटिज्म का डिमांड होना शुरू हो गई थी। और फिर आप देखोगे तमिल यूनाइटेड लिमिटेड फ्रंट, ये जो तमिल पार्टी थी ना, एक इनमें से एक TULF में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और वो डिमांड करते हैं, इसमें ये रेजोल्यूशन वेडू कोडोई करके एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, और उसमें ये डिमांड की जाती है, उसका अल्टीमेट गोल क्या, कि हमें सेपरेट सोवरन तमिल नेशन चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने तमिल एलम का एक अलग ही मैप बनाना शुरू कर दिया। और तमिल यूथ थे, उन्होंने खुद से क्या कहना शुरू कर दिया कि हमें कैसे भी करके सेक्रेड फ्रीडम के लिए हमें फाइट करनी है। ठीक है, खुद को इस लड़ाई में धकेल देना है कि कैसे भी करके तमिल जो माइनॉरिटी है उनको फ्रीडम प्रोवाइड की जाए। तो जो तमिल मिलिटेंसी जब शुरुआत में बहुत छोटी थी, उस टाइम पर ही बहुत ज़्यादा वायलेंस होने शुरू हो गए थे। फिर 1977 में जनरल इलेक्शन होता है वहाँ पे, और वडू कोडोई रेजोल्यूशन लेने की वजह से जो 1976 में क्या लिया गया कि तमिल नेशन बनाया जाएगा सेपरेट और सॉवरन। तो उन्होंने देखा कि अपने रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इस TULF पार्टी को बहुत सारी सीटें मिलती है पार्लियामेंट्री सीट्स में, एकदम स्वीपिंग अपने आप, मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत गजब की इनको जीत मिलती है, और एक मेन ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे पार्लियामेंट में बैठते हैं। फिर ये 1977 के इलेक्शंस के बाद में। इसी तरीके से आप देखोगे सेम इलेक्शन में JR जयवर्धना, ठीक है, JRJ जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो पावर में आए, और उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके सेंट्रलाइज करने का, कि कैसे भी करके पॉलिटिकल पावर्स को एग्जीक्यूटिव के हाथ में ले लिया जाए, और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब जो तमिल माइनॉरिटीज़ की डिमांड थी वो तो एक तरफ है ही, उसकी वजह से तो तमिल रीजन से जो लोग इलेक्ट होकर के आए थे उन्होंने मेन ऑपोजिशन पार्टी की तरह से अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट किया। बट जो मेन जो सिन्हला कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी, जिसके लीडर थे JRJ जयवर्धना, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कैसे भी करके अब कॉन्स्टिट्यूशन को हमें चेंज करना है, और उन्होंने सेंट्रलाइजेशन कर लिया। तो हाल ये हो गया था वही इंग्लिश पार्लियामेंट की तरह, कि केवल और केवल एग्जीक्यूटिव जो थे ना, वो एक आदमी को औरत नहीं बना सकते थे, बाकी सब कुछ कर सकते थे। समझ गए, मतलब औरत को आदमी, आदमी को औरत नहीं बना सकते थे, बाकी सब कुछ कर सकते थे। फिर 1979 में श्रीलंका ने एक ड्रैकोनियन प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो पोटा की बात हमारे इंडिया में भी होती रहती है, ठीक है, तो ये एक्ट पारित किया, और इसमें पुलिस को ज़्यादा एम्पावर कर दिया, और मिलिट्री को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एम्पावरमेंट दे दी गई थी, कैसे भी करके तमिल मिलिटेंसी को टैकल किया जाए। ठीक है, तो आप देखोगे पॉलिटिकली इसमें JRJ ने TULF को ऑफर क्या किया,
भाई आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर लो, नहीं तो जो भी मिलिटेंसी होगी उसको टैकल करने के लिए क्या तैयार कर दिया था, ये अपनी खुद की पुलिस को और जो मिलिट्री थी उसको। वो बात अलग है कि मिलिट्री केवल सेरेमोनियल ही हुआ करती थी। तो ऐसे करके श्रीलंका में कोर्स चलता है डीडीसी के इलेक्शंस को लेकर के। अब आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर में भी हम देखें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल आज वो ही काम हो रहे हैं जो श्रीलंका में 1980 के बाद में हुआ करते थे। श्रीलंका का एक्सपेरिमेंट अगर देखें तो उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। उसके अलावा एमपीज भी थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे, फिर उसके बाद में डीडीसी में बैठा करते थे। इसी तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर जो आउटसाइड ऑफ द मतलब उस डीडीसी में इलेक्ट ना होने के बावजूद भी कैबिनेट मिनिस्टर जो था वो उसको हेड किया करता था और उसको अपॉइंट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो आंसरेबल भी प्रेसिडेंट के लिए ही है। तो आप देखो कि डीडीसी के इलेक्शन तो कहाँ पे हो रहे हैं और फिर उसके बाद में उसको चेयर कौन कर रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे कि अभी जो डीडीसी की इलेक्शन हो रहे हैं हमारे कश्मीर में, उनमें भी देखोगे तो एमपीज एमएलएज ये भी बैठेंगे, एक चेयरपर्सन भी होगा जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का होगा वो भी बैठेगा उसमें, और फिर इलेक्टेड मेंबर्स के साथ में बैठा जाएगा। बट चेयर कौन करेगा इसको, यहाँ पे आप देखोगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसको देगा अपॉइंट कौन करेगी, होम मिनिस्ट्री। और वो अकाउंटेबल भी किसके लिए होगा, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के लिए। अब जब एग्जीक्यूटिव वाली बात ये आ गई है तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड बॉडी जो होगी उनके पास में ज़्यादा कोई स्पेस रह नहीं जाता, ठीक है। तो सेम वो का वो रेप्लिका हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के डीडीसी इलेक्शन और या फिर डीडीसीज की बात करें या फिर श्रीलंका में तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई, बोला कैसे भी करके डेवलपमेंट लाया जाए। बट एक्चुअल में हम देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन के पॉइंट से क्या देखा जा सकता है कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी या पॉलिटिकली उनको खुद को इंडिपेंडेंट फील कराया जाए कि भाई आप अपने खुद के रूल्स अपने हिसाब से बनाओ, इंप्लीमेंट करो। बट टारगेट क्या है, डेवलपमेंट, जिसमें वो खुद ड्राफ्ट करेंगे एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिससे कि वो लोकल पब्लिक वर्क्स को आगे बढ़ा सकें। तो डिफरेंस यहाँ पर एक चीज़ का आता है कि जून 1981 के टाइम पे डीडीसी इलेक्शन जो श्रीलंका में हुए थे वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आप एक सेपरेट पॉलिटिकल सिस्टम देने की बात बिल्कुल भी नहीं की गई थी तमिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई टारगेट नहीं था। बट हमारे क्या है अल्टीमेटली कि कैसे भी करके स्टेटहुडशिप हमें लॉन्ग टर्म में रिस्टोर करनी है, केवल एक डिफरेंस ये आता है, ठीक है। फिर बाद में राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि TULF के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी ना बहुत ज़्यादा तमिल माइनॉरिटी की कि कैसे भी करके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया है, एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पे बन के भी आए हैं। तो एक जो रेजोल्यूशन लिया गया था उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे सेपरेट एक नेशन बनाना है, सोवरेन सेपरेट नेशन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर था इनके ऊपर और लिट्टे जो थे वो उन्होंने बॉयकॉट भी किया था। तो जाफना वाले रीजन में आप देखोगे जून 4 के टाइम पे सॉरी वोटिंग होती है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से भविष्यवाणियाँ निकल के आने लग गई थी कि JRG की जो UNP पार्टी जो थी उसको असैसिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कोशिश कर दी गई, एक कैंडिडेट को असैसिनेट कर भी दिया गया था। खैर ये चीज़ें यहाँ की श्रीलंका की थोड़ी पॉलिटिक्स है। पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि श्रीलंकन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। तमिल जो माइनॉरिटी है उनके कंसर्न्स को ज़्यादा अच्छे से टैकल नहीं किया गया था, ठीक है। बट पॉइंट यहाँ पे ये क्या आ रहा है, आगे जो हमारे जो काम कर रहा है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि वायलेंस चाहे कितना ही हुआ हो, ठीक है, पर फिर भी तमिल डिस्ट्रिक्ट में जो वोटिंग टर्नआउट था ना वो बहुत ज़्यादा था। वायलेंस हुआ था उस टाइम पे, फिर भी वोटिंग टर्नआउट बहुत ज़्यादा हुआ था। और आप देखोगे कि लोगों ने UNP को बाहर रखने की कोशिश की कि कैसे भी करके अगर UNP का मतलब कौन हो गया कि JRJ जो जयवर्धना की पार्टी थी ना, कि बोलो उसकी यहाँ पर रूलिंग ना आ जाए हमारे तमिल रीजन में, तो बोला इसके लिए हमें वोट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ अभी कश्मीर में देखी जा रही है कि BJP को वहाँ पर रूलिंग से बाहर रखने के लिए वहाँ पर वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं कि भाई अगर हम लोग वोट नहीं देंगे तो BJP की रूलिंग आ जाएगी। तो सिन्हला मेजॉरिटी को कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई थी, उनके प्रेशर को, ठीक है।
तो और वैसे भी सिन्हाला कम्युनिटी खुद तो देखो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थी नहीं, क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में श्रीलंका के मेनली है कौन? तामिल्स ही। तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर निकल के आती है। फिर डीडीसी जो है वो रियलिटी बन कर के आती है, बट वही बात, जो तमिल सिटीजन्स के लिए जो करना था उसको वो कुछ नहीं कर पाए। 1983 के बाद में एंटी तमिल मतलब पोग्राम भी शुरू हो गए थे। पोग्राम का मतलब होता है एक तरीके से मैसेक्री शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत सारा असैसिनेशन देखा गया था, ह्यूमन राइट वायलेशन के बहुत सारे ब्लेम भी लगना शुरू हो गए थे श्रीलंका पे, और वो कहीं ना कहीं रियलिटी भी थी। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन? वही जयवर्धना ही चल रहे थे। फिर 1987 में इंडिया श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो 13वां अमेंडमेंट कंसिडर किया जाता है और उसमें ये लिखा जाता है कि प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई जाएंगी जहाँ पे तमिल माइनॉरिटी रहती हैं, उस रीजन को ऑटोनॉमी देने के हिसाब से। बट अभी तक भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अभी 3 महीने हो गए हमारे यहाँ पर जो कहा गया है इलेक्शंस के लिए, या फिर जो बात डीडीसी की हुई है। तो यहाँ पर राइटर एक कोइंसिडेंस बताना चाह रहे हैं कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर और इनके काउंटर पार्ट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही बोलेंगे अपन फिलहाल इनको, महिंदा राजपक्षे, क्योंकि प्रेसिडेंट तो गोटाबाया राजपक्षे इनके भाई हैं, ठीक है। इनके बीच में वर्चुअल समिट होती है और इंडिया के लिए इन्होंने स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है कि इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, इनके लिए श्रीलंका और इंडिया दोनों के दोनों फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 13वां अमेंडमेंट अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये एक तरीके से कटाक्ष यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे हैं राइटर। दूसरा कि अभी सेंटर ने जैसे ही डीडीसी के लिए इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर के लिए शुरुआत कर दी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया जब स्पेशल स्टेटस को रिवॉक किया गया है, स्टेट को बाइफर्केट करके 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। अब होम मिनिस्ट्री जो है वहाँ पर डीडीसी के थ्रू अपने खुद के डायरेक्ट कंट्रोल में लेना चाह रही है कश्मीर वाले, जम्मू और कश्मीर के रीजन को। तो आप देखोगे इसी टाइम पे श्रीलंका में भी एक नई वेव चल पड़ी है कि जो तमिल एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करने के लिए फिर से डीडीसी जो 1980s में एक फॉर्मूला लेकर के आए थे 1981 में, वो फॉर्मूला फिर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। तो ये कोइंसिडेंस है या फिर क्या है, वो एक अलग बात है। तो इस तरीके से हमने श्रीलंकन एक्सपीरियंस को हमारे खुद के लेंस के थ्रू समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 5 years आफ्टर पेरिस। लवन्या राजमनी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो, क्लाइमेट एम्बिशंस की जब बात की जाती है तो इससे रिलेटेड अभी एक समिट हुआ है जिसमें को होस्ट किया गया है यूके, फ्रांस और यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो कि 5वीं एनिवर्सरी के तौर पे 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके लिए ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट, ठीक है। जो आप देखोगे अभी धीरे धीरे अभी अपने आप में ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करें, जो एमिशन है वो लगातार अभी भी बढ़ता ही चला जा रहा है। तो राइटर यहाँ पे कंसर्न शो करना चाह रहे हैं अपना। वर्ल्ड की अगर बात करें, थ्रू आउट वर्ल्ड एक पावरफुल डिज़ायर है, क्रेविंग का मतलब होता है पावरफुल डिज़ायर, कि कैसे भी करके नॉर्मलसी की तरफ हम पहुँचें, जहाँ से ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर ह्यूमैनिटी अच्छे से यहाँ पे सर्वाइव कर सके इस प्लेनेट पे। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो आज एटमॉस्फेयर में रिकॉर्ड लेवल पे इनका एमिशन हो चुका है। दूसरा, लॉकडाउन की बात अगर की जाए तो लॉकडाउन में केवल 4.2 से 7.5% तक का ही ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में रिडक्शन हुआ था। तो इसका इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर इस पूरे ग्रीन हाउस एमिशन का क्लाइमेट पे इम्पैक्ट देखें तो कोविड रिपोर्टेज, मतलब कोविड के टाइम पे जितना कुछ था ना उसको तो आप छोड़ दो, और बाकी असर को देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी लगातार आप देख सकते हो वाइल्ड फायर्स, स्टॉर्म्स के जो इवेंट होना, साइक्लोन्स के आने लगातार, और पेंडेमिक का भी अपने आप में इस तरीके से आउटब्रेक होना, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरफ सिग्नल कर रही हैं? क्लाइमेट चेंज की तरफ। 5 साल हो गए पेरिस के एग्रीमेंट को साइन हुए, क्या स्टेबलाइज कर पाए हैं या उसके क्लोज भी हैं क्लाइमेट को स्टेबल करने के लिए? जबकि सारे स्टेट्स ने अपने हिसाब से एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फिक्स कर दिया था कि हम क्या स्ट्रेटजी रखेंगे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या हमारी अडेप्टेबिलिटी की पॉलिसीज रहेंगी। ओके, तो आप देखोगे
जो कंट्रीब्यूशन है उसका टारगेट क्या था जी, कि कैसे भी करके 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया जाएगा इस शताब्दी के अंत तक एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा। पर वो अभी तक के जितने भी कदम है ना वो सारे इनसफिशिएंट है। इवन टारगेट तो ये भी किया गया था कि हम कोशिश ये करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर को ना बढ़ने दिया जाए। 2 तो है ही, पर कोशिश करेंगे 1.5 के अंदर अंदर ही रोक दें। भाई जी ये तो बिल्कुल ही आप देख सकते हो इनसफिशिएंट कदम उठाए गए हैं, अभी तक भी कोई प्रॉपर आउटकम नहीं मिला है। अगर देखें इनिशियल शॉर्टफॉल्स की ही बात करें, अभी हम शुरुआत में 5 सालों में ही फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और हम बात करें कि जो नेशनल टारगेट्स हैं जिसमें हमने 2030 तक का हमने टारगेट किया है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं देश जो ये कहते हैं कि हाँ जीरो कार्बन या नेट जीरो की बात कर लेंगे हम, 2050 आते 2060 आते हैं। भाई शॉर्ट टर्म में आप फेल हो रहे हो तो लॉन्ग टर्म में क्या गारंटी है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जो आपने अपने खुद के नेशनल टारगेट्स की बात की है उनमें ही बहुत सारा गैप आपको दिखाई दे रहा है। अगर पहले उन गैप्स को ही आप फुलफिल नहीं करोगे तो क्या वाकई में जो टारगेट है वो अचीव हो पाएंगे। सबसे पहली बात कि 2020 तक जितने भी टारगेट्स थे उनको स्केल अप करने की ज़रूरत थी, स्केलिंग अप करने की ज़रूरत थी, स्पीड अप करने की ज़रूरत थी कि हाँ हम फॉसिल फ्यूल इतना कम कर चुके हैं, अब तो ये होना चाहिए था। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 151 स्टेट्स, 151 स्टेट्स मतलब कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उन्होंने स्ट्रॉन्गर टारगेट्स डिसाइड किए हैं दिसंबर 31 तक आने तक, ठीक है। जिनमें से 13 तो ऐसे हैं जिनका आप ग्लोबल एमिशन में देखो तो 2.4% का कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने अपने तरफ से टारगेट सबमिट किए हैं और एक्सपेक्ट भी ये किया जा रहा है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को वो अचीव भी कर लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ उन्होंने बोली का किस में है, क्लाइमेट एम्बिशन समिट में भी, ठीक है। जबकि आप देखोगे इस तरीके से क्लाइमेट एम्बिशन समिट हो गया तो ये जो स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी तरफ से अपडेट किया है कि हम क्या नेशनल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे 2025 से 2030 के बीच में, जिनमें ये भी कहा है कि हम नेट जीरो अचीव कर लेंगे टारगेट में। तो G7 स्टेट्स की बात करें, केवल यूएसए को हटा दो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैं अभी प्रेसिडेंट, उनको हटा दें, या फिर G20 मेंबर्स की बात करें तो G20 मेंबर में से 11 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने मिड सेंचुरी, कहने का मतलब 2050 से 2060 तक नेट जीरो टारगेटिंग रखी है कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को हम जीरो पे ले आएंगे। नेट जीरो का मतलब कि जितना एमिशन किया उसको हम कैप्चर करवाने की व्यवस्था रखेंगे टेक्नोलॉजिकली या फिर फॉरेस्ट लगा करके या किसी भी तरीके से, ठीक है। जिनमें अर्जेंटीना, मेक्सिको, यूके, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इटली, चाइना, EU, इन्होंने सब ने बोला है। और हो सकता है कि जो बाइडन भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, बट डिपेंड करता है वो बाद में, अभी टाइम है, अभी आप 15-20 दिन का टाइम है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अच्छे मैसेज तो दे दिए, पर जो ये नेट जीरो टारगेटिंग कर रहे हैं इसकी क्या तो क्रेडिबिलिटी है, क्या वाकई में वो अचीव कर सकते हैं। कौन अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा जी कि वाकई में तुम लोग नहीं करते हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। और क्या फेयरनेस है कि क्या वाकई में वो लोग इन चीज़ों को करेंगे, नहीं करेंगे तो जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो तो सबमर्ज हो जाएंगे, वो तो डूब जाएंगे पानी के नीचे, उनके लिए क्या जी। तो एक चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारे कदमों के बारे में, इनको प्रेज करने से पहले कि हाँ जी बहुत बढ़िया बात की, उसके पहले ये चेक करना कि वाकई में ये रियलिटी है भी या होगी भी या नहीं। तो फर्स्ट चेक आता है क्रेडिबिलिटी चेक। देखो लॉन्ग टर्म में नेट जीरो गोल की बात कर दी और शॉर्ट टर्म एक्शंस में आप देखोगे ना तो पॉलिसीज हैं और ना मेजर्स हैं, और पॉलिसी है तो मेजर्स उनको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। तो अपने आप में ये क्रूशियल हो जाता है कि जो नेशनल कंट्रीब्यूशन है ना, वो जो टारगेट उन्होंने 2030 तक लिए हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर 2030 का ही टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आप नेट जीरो टारगेट 2050-60 का, वही बात कि आपके गोद में जो बच्चा है अगर उसकी केयर नहीं कर रहे हो तो पेट में जो बच्चा है उसकी कैसे केयर करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। IPCC की ये रिपोर्ट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। IPCC की 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट अभी आई थी, 2019 में आई थी या 2018, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, शायद पिछले साल ही आई थी। तो बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि जो ग्लोबल कार्बन डाई एमिशन है ना, वो हमें अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमें प्री इंडस्ट्रियल एरा से पहले के टेम्परेचर के कंपैरिजन करें और इस सेंचुरी में हमें 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने से रोकना है तो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को हमें
45% तक कम करना पड़ेगा 2010 में जितना था उसका। कब? 2030 आते आते आप देख सकते हो लगभग 50% की कटौती करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में ये डेटा लिखना काम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एस्पायर भी करते हैं भाई कि 2030 आते आते हम कम कर लेंगे, तो क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम करंट नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ये बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं है और वो फॉल हो रहे हैं, फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जाती है कि अगर आप शॉर्ट टर्म एक्शंस में ही आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आप रिकवर कर पाओगे, कैसे आप मतलब क्लाइमेट चेंज को कम्बैट कर पाओगे? कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक डिसरप्शन आ गए, सबको पता है। और इकोनॉमिक डिसरप्शन के बाद में फिर अब क्लाइमेट के बारे में तो देखो कम से कम बात की जा रही है, कैसे भी इकोनॉमीज को ट्रैक पे लाया जाए। अब उसके लिए तो फिर बाद में कुछ भी करो, बस इकोनॉमी हमारी ट्रैक पे आनी चाहिए। तो रिकवरी प्लान्स हैं वो तो इंटीग्रेट कर ही नहीं रहे हैं खुद को क्लाइमेट चेंज की जो टारगेट्स हैं उनसे। तो ये जो मिसमैच है ना शॉर्ट टर्म में, तो ये लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट्स को भी फेल करेगी, बिल्कुल इसमें डाउट ही नहीं है। दूसरा, ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करें तो ये लगातार बढ़ती चली जा रही है और हम नेगेटिव एमिशन पे अगर विश्वास करेंगे, जिसमें क्या कि भाई हमें इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर करनी है तो कैसे भी करके करेंगे। अब आप टेक्नोलॉजीज़ पे काम करो तो ठीक है, बट आप यहाँ पर थर्मल पावर प्रोडक्शन को भी एनहेंस करने की कोशिश करो कि भाई हाँ आप करो, बस कैसे भी करिए इकोनॉमिक रिकवरी होनी चाहिए। तो वो तो कहीं ना कहीं जो वेल टारगेटेड मैनर में जो काम किया गया था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, वो तो यहीं पर फेल हो गया। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी चेक करें। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म नेट जीरो गोल या शॉर्ट टर्म नेशनल कंट्रीब्यूशन की जो बात की गई है, तो इसके लिए इस एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट में जो इन्होंने बोला है, ये ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं ना इन स्टेट्स पे, दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड। तो भाई इनको अचीव कैसे करवाएंगे? वो तो अपने हिसाब से सेल्फ सेलेक्टेड टारगेट्स पे चल रहे हैं और ऑब्लिगेशन नहीं है। तो आपको पता है जब बाइंडिंग ट्रीटीज़ के बेसिस पे ही अगर कोई कंट्री, ज़्यादातर कंट्रीज़ जो दादागिरी करने वाले हैं जैसे चाइना, यूएसए जैसे कंट्रीज़, अगर वो इन ईयू भी बोल सकते हैं, अगर वो उनको ही नहीं फॉलो करते तो नॉन ऑब्लाइज्ड एग्रीमेंट्स को कैसे फॉलो करेंगे? ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, स्टेट्स को केवल ये बोला ही जा सकता है, वो अपने जस्टिफिकेशन ही देते रहते हैं कि हम कितने फेयरली काम कर रहे हैं, हमारे टारगेट्स बहुत एम्बिशियस हैं। तो ये चीज़ तो कहने की अलग है, रियलिटी तो कुछ और ही है ना, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। तो हमें ज़रूरत क्या है? एक कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है कि जिससे कि इस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके। आज अगर पूरे कंट्रीज़ की बात करें जिन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को बात की थी, साइन किया था या फिर वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, उनमें से 110 तो ऐसे हैं जो केवल बातें ही कर रहे हैं। ठीक है, पर वही बात है, स्मॉलर कंट्रीज़ को ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। एमिशन की बात की थी हमने, यूएसए, चाइना, ईयू, फिर इंडिया, ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं, बट इनका जो एक वो किसको फेस करनी पड़ती है? वो ज़्यादातर देखनी पड़ती है जो छोटे स्टेट्स हैं, छोटे कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ट्रांसपेरेंसी का एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो कि इनको सबको अकाउंटेबल ठहरा सके। बट वही बात, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क है तो उसमें भी रिव्यू फंक्शन इतना रोबस्ट नहीं है जो कि कंप्लायंस को इंश्योर कर सके, जो इन कंट्रीज़ ने खुद ने वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करने की बात की है कि हम इतना एमिशन कम कर देंगे। तो उसको कंप्लायंस में लाने में भी कितनी प्रॉब्लम है। तो ये तो बात वही होगी ना, एक बाइंडिंग प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट है जो कि मिसिंग है यहाँ पर बिल्कुल ही। ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिजीम की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आज नॉन स्टेट एक्टर्स ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। यूनाइटेड नेशन में इससे पे इतनी ज़्यादा बातचीत हो नहीं रही है। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से हो गए? जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने वाले जो एनजीओज़ हैं वो हो गए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए जो एक्टिविस्ट हैं वो काम करने वाले हो गए। वो लोग आज इस अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर रहे हैं, ना कि यूनाइटेड नेशन रिजीम। ठीक है, तीसरा चेक, फेयरनेस की बात करें कि जो गोल्स डिसाइड किए गए हैं, जो कमिटमेंट्स लिए गए हैं, क्या वो स्टेट्स के लिए फेयर हैं, इक्विटेबल हैं? वही बात कि चाइना ने क्या उतना टारगेट लिया है या फिर चाइना एक्चुअल में उतना कर रहा है? चाहे यूएसए उतना कर रहा है जितना उसने बातें की थी बड़ी बड़ी, क्या उतना कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं।
अभी रिसेंटली पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के बहुत सारी क्लाइमेट लिटिगेशंस देखी गई हैं नेशनल और रीजनल कोर्ट्स में, जिसमें एक तो है लैंडमार्क अर्जेंडा केस, ठीक है। ये नेदरलैंड्स की सुप्रीम कोर्ट में, डच सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ केस है कि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेदरलैंड्स के नेशनल एफर्ट्स मतलब एक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, एक कलेक्टिव एक्शन नहीं ले रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए। इसी तरीके से पोर्चुगीज यंगस्टर्स ने भी यूरोपियन यूनियन के 33 यूरोपियन स्टेट्स को, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के बात करें तो 33 यूरोपियन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में एक मुहिम छेड़ रखी है कि भाई आप क्यों अब इस एक्शंस नहीं ले रहे हो, क्योंकि यूरोप में देखो हीट वेव का देखा गया है अभी, ठीक है। और ये जो ओजोन होल का इफेक्ट है वो कई बार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी दिखता है, जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर भी, तो उसका असर यूरोप पे पूरा का पूरा दिखाई देता है। तो उन वहाँ पर आप देख सकते हो क्लाइमेट लिटिगेशंस देखी जा रही है। तो क्या ये फेयरनेस है? बिल्कुल भी नहीं कि आपने बोल दिया कर नहीं रहे हो। तो राइटर लास्ट में एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि नेट जीरो के लिए जो आपने शपथ ली है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस ये हमें कहीं ना कहीं फिक्स करने की ज़रूरत है, तभी जाके क्लाइमेट स्टेबल हो पाएगा। सभी स्टेट्स को इसके लिए काम करना पड़ेगा। केवल शपथ लेकर के ही साइड में हो गए कि हाँ नेट जीरो टारगेट कर लिए, जबकि आप शॉर्ट टर्म में फेल हो रहे हो तो वो अचीव नहीं होगा। इंक्लूडिंग इंडिया के साथ साथ में सभी कंट्रीज़ को एक जो प्लेज उन्होंने ली है, जो शपथ ले रखी है, उसको प्रॉपर वे में कंटिन्यू करना चाहिए। शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स को अचीव करने की ज़रूरत है, तब जाकर के मीडियम टर्म जो डीकार्बोनाइजेशन का टारगेट लिया है कि कैसे भी करके कार्बन न्यूट्रल हमें बनना है, तो वो हम तभी अचीव कर पाएंगे, ठीक है। हमें पॉल्यूशन को, डेवलपमेंट को, इनको बहुत प्रॉपर वे में बैलेंस करके आगे चलने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, ठीक है, इनमें एक बैलेंस की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट हैंड इन हैंड चलेंगे। अगर एनवायरनमेंट को आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो एनवायरनमेंट फिर बाद में डिजास्टर बन के आएगा आपके ऊपर और आपके डेवलपमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा एकदम, जैसे कि बड़े बड़े जो साइक्लोन्स आते हैं वो एक बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के डिस्कशन में ये इंपॉर्टेंट थे जो बातें हमने कर ली। थैंक यू वेरी मच।